तो हेलो मेरे भाइयों और उनकी बहनों। तो यार सबको बधाई, क्योंकि हमारे पेपर अब पोस्टपोन हो चुके हैं और अब ये न्यूज़ बासी हो चुकी है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पर फिर भी मेरा बताने का फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अपनी गलती को छुपा रहा हूँ। यार मैं भी थोड़ा सा आलसी हो गया था और मैंने सोचा कि अगर मतलब जैसे अगर हमारे पेपर नॉर्मली होते तो बीएसटी के बाद एकदम से इकोनॉमिक्स भी ख़त्म कर देता। पर क्योंकि अब पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, तुम भी आलसी हो गए, मैं भी थोड़ा आलसी हो गया, तो यार थोड़ा माफ़ कर दो भाई को। पर अब मैं आ गया हूँ वापस और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम शुरू करेंगे और इकोनॉमिक्स के भी एकदम ख़त्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जो मैंने ऐसे लिख रखा है ना, ये 1 मार्क्स के लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है, तो इसको ऐसे समझना। ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1757। इंपॉर्टेंट। अब पर्पज़ क्या था यार ब्रिटिशर्स के यहाँ आने का? ब्रिटिशर्स का सिंपल पर्पस था, यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को ऐसे यूज़ करना जिससे वो अपना घर चला सके। यानी कि ब्रिटिश में जाकर सारा पैसा इंडिया का ले जाकर वहाँ डेवलपमेंट कर सके। सिंपल सा ये था, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिश टेम्पर्ड इंडियन इकोनॉमी वेरी बैड, मतलब उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी की बुरी हालत कर दी। यहाँ की जीडीपी इतनी मतलब बहुत बुरी हो गई ना, मतलब क्या यार, देश का एकदम कचरा कर दिया, कबाड़ा कर दिया। बिल्कुल पैसा वैसा सब यहाँ से लूट कर चले गए, ऐसा समझ लो। सिंपल सी बात है, सब तुम्हें पता ही है। अगर ब्रिटिशर्स जब नहीं थे तो इंडिया की कैसी कंडीशन थी, इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्पोरस इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, के ऊपर डिपेंडेंट। और वेल नोन हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट जो होते थे वो बहुत फेमस होते थे। यानी अक्खा मुंबई में फेमस, मतलब क्या कहते हैं वो डायलॉग क्या था, अक्खा मुंबई में वर्ल्ड फेमस थी हैंडीक्राफ्ट इंडिया की उस टाइम पर। तो अब ये जान लेते हैं यार 1 वर्ड वाले जो इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी, इन सब इकोनॉमिस्ट के नाम याद कर लो। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शीरस, VKRV राव एंड RC देसाई अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। उस टाइम पे यार सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था कि भारत की नेशनल इनकम को देखा जाए, पर इन इकोनॉमिस्ट ने ये कदम उठाया और नेशनल इनकम को जानने का सोचा और मतलब उन्होंने ये अटेम्प्ट्स करे। तो जिसमें कि डॉक्टर राव जो कि हमारे थे, VKRV राव जी, उनका जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पर था वो सबसे बढ़िया एस्टिमेट माना गया। इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट थे वो। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन रीजन, यानी कि एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कैसे हो गया, जबकि 85% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो फिर क्या ऐसा हो गया? तो फिर सबसे पहले हम जानेंगे पहला रीज़न, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, जिसमें ज़मींदार जो होते थे वो लगान वसूल करते थे, बहुत ज़्यादा लगान वसूल करते थे, जो कि किसान नहीं दे पाते थे। अगर तुमने लगान पिक्चर देखी है तो तुम्हें काफ़ी चीज़ के बारे में पता होगा। यार पिक्चरों से सीखा करो यार, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती। कभी ऐसे करके तुम्हारी बुक में भी ऐसे आ सकती कि पिक्चर में तुमने देखा हो वो तुम्हारी पढ़ाई में भी काम आ सकता है, जैसे कि अब आ रहा है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या थी? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन यानी कि यार कैश क्रॉप्स उगाते थे वो। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं कि यानी जो खाने के लिए हम क्रॉप्स उगते हैं, पर अगर वही क्रॉप्स उगाकर हम उससे पैसे कमाएं तो वो कैश क्रॉप्स होते हैं। यानी कि कपड़े उगाए, कॉटन उगाया, जूट उगाया, इंडिगो प्लांटेशन वगैरह करी, इसलिए कैश क्रॉप्स हो गए, जिससे मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। यानी कि खाने के सिवा जो भी चीज़ें से पैसा आ रहा है वो सारे क्रॉप्स उगाना। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, अब कोई टेक्नोलॉजी में सुधार तो करा नहीं, वो तो यहाँ पैसे यहाँ से लूटने आए थे और लूट कर चले गए, उनको यहाँ की डेवलपमेंट से क्या मतलब था? ठीक है, तो जो लोग तुमसे कहते हैं ना कि भाई ब्रिटिशर ने तो बहुत डेवलपमेंट कर दिया इंडिया का, अगर वो नहीं होते तो आज इंडिया का कुछ नहीं होता, रेलवे दिया, बिल्डिंग्स दी, ये दिया वो दिया, तो उनको बताना कि वो सब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए करा था, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा, वो तो बस यहाँ लूटने आए थे, लूट कर चले गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज। इसमें भी बहुत ज़्यादा यार बेकार काम करा था, मतलब कुछ उन्होंने डेवलपमेंट यार कुछ करी नहीं। मतलब ड्रेनेज सिस्टम बेकार था, फ्लड कंट्रोल के सिस्टम बेकार थे, पाइपलाइंस वगैरह, मतलब जो कुछ करना चाहिए था उनको वो करा नहीं। बिल्डिंग्स, रेलवे, जितने भी तुम्हें ये दिखते हैं कि हाँ भाई जिसके ऊपर कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये कर दिया, वो सारा उन्होंने अपना ट्रेड स्मूथ हो, अपने ट्रेड सस्ते में हो, इसलिए करा था। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं करा। अब पढ़ेंगे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की कैसे वाट लगाई ब्रिटिशर्स ने। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि बहुत एक टाइम पर बहुत फेमस हुआ करती थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिसलाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वाट लगा दी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, लोगों को वो करने नहीं दिया, उसको उनको डीमोटिवेट करा। ब्रिटिश मोटिव क्या था कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना,
एक्सपोर्ट करना रॉ मटेरियल यहाँ से इंडिया से, और वहाँ अपने ब्रिटिश में नया अपना फिनिश गुड बनाना और उसको महंगे प्राइस में इंडिया में आकर बेचना, कॉस्टली। ये तुम्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होगा भाई, पर अभी जैसे मैंने तुम्हें समझाया वैसे उससे समझ जाओ कि यहाँ से सस्ते में सामान ले जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसके बाद फिनिश गुड बना के यहाँ पर आके महंगे में बेचते थे। तो ये उनका मोटिव था ब्रिटिशर्स का। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिसलाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अब जब भाई हैंडीक्राफ्ट्स एकदम खत्म हो गए जो कि शान हुआ करती थी भारत की, तो फिर क्या होगा? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के रोज़गार छिन गए, क्या खाएंगे वो? उनकी जो एक ज़रिया था उनके जीने का वो ख़त्म हो गया, तो फिर वो कैसे काम करेंगे आगे? इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ बढ़ गए थे, तो फिर कंपटीशन वो ब्रिटिशर्स का कर नहीं पाते थे वो, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट्स होते थे वो थोड़े कॉस्टली होते थे और ब्रिटिशर्स के गुड्स उनके मुकाबले सस्ते होते थे, या फिर वो उनको मार्केट में टिकने नहीं देते थे यार, वो कैसे टिकेंगे? ठीक है। थर्ड हो गया लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। उनके पास भाई कैपिटल गुड्स खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे इंडस्ट्रीज़ के पास। ब्रिटिशर्स ने कुछ वो रूल्स रेगुलेशंस लगा रखी होंगी, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं करा जा रहा था, फंड नहीं मिल रहे थे, कहाँ से पैसा आएगा? उसके बाद फोर्थ है हमारा लो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, लो ग्रोथ रेट। जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, जब भाई इंडस्ट्री नहीं चल रही तो जीडीपी में कहाँ से कंट्रीब्यूट होगा? आज के टाइम में जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा। और उस टाइम पे तो हमारी एकदम इंडस्ट्रियल सेक्टर की वाट लग गई थी, तो फिर कैसे होता? उसके बाद लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ब्रिटिशर्स पब्लिक सेक्टर में थे उस टाइम पे, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट करना नहीं था, तो यहाँ पर भी खराब होना ही था। तो इन सारे वजहों से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा डूब गया, एग्रीकल्चर सेक्टर डूब गया। उसके बाद फॉरेन ट्रेड, इसका भी क्या ही हाल हुआ होगा यार, सबको पता है। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, बता दिया तुम्हें मैंने। मोनोपोली कंट्रोल बाय ब्रिटिश रूल, जितने भी बिजनेस था इंडिया का कहीं से भी, वो सारा ब्रिटिश के हाथ में था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यार जब ये पढ़ते हैं ना, मतलब बहुत दुख होता है यार दिल में। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, भाई इंडिया का सारा पैसा लूट कर चले गए यार। और मतलब आज के टाइम में जो लोग बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारा बहुत उद्धार कर दिया, उनके बिना तो हम कुछ थे ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको तो भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, सारा पैसा लूट कर चले गए हमारा। भाई इससे ज़्यादा मैं भूलना नहीं चाहूँगा, फॉरेन ट्रेड की भी हालत ख़राब हो गई। वन वर्ड के लिए समझ लो, सुइस कैनाल ओपन इन 1869, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यार मैं थोड़ा सा ना भावनाओं में बह जाता हूँ, तो यार थोड़ा माफ़ करना यार, क्या करूँ यार, मतलब हूँ मैं ऐसा थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में। इसका भाई आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। एक बार की बात बताता हूँ तुम्हें, मैं पेपर में पढ़ के नहीं गया था और मेरे 6 नंबर कट गए, तो तुम पढ़ लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था, वन वर्ड के लिए याद कर लो। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, याद कर लो। अब पढ़ेंगे हम डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो बर्थ रेट था वो भी हाई था, डेथ रेट भी ज़्यादा हाई था। 48 एंड 40/1000 मर जाते थे लोग, ऐसा कुछ है यहाँ। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, 16% से भी ज़्यादा, मतलब 16% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ कुछ नहीं थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1 साल का होने से पहले बच्चा मर जाता, तो इसमें यानी 218 बच्चे, यार सोचो, अगर मतलब 218 बच्चे 1000 में डेथ हो जाती थी उनकी, मतलब 1 साल के भी नहीं हो पाते थे वो, इतना बुरा हाल था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो एक एवरेज इंसान की उम्र होती है वो बस 44 साल थी, कि अगर एक इंसान एवरेज सबके लगाई जाए तो वो कितना साल जिएगा, एक्सपेक्टेड ईयर्स जो उसके है, तो वो बस 44 साल ही जी पाता था। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, भाई बहुत बुरा हाल था, मतलब गरीबी थी, जब सब लूट के ले जाना था, एक एक अन्न के दाने के लिए तरस गए थे यार भारतवासी, इतना बुरा हाल कर दिया था अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, रीजनल वेरिएशन। ठीक है, जो ऑलरेडी वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था उनका, जैसे एग्रीकल्चर था, तो उस पर ही वो आधारित है। और रीजनल वेरिएशन, जो कि प्रांतों के अनुसार, जहाँ जिस प्रांत में जिसका जो काम होता है, जहाँ पर जो चीज़ फेमस होती थी वो करते थे। अब हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रोड्स बनी, रेलवेज बने 1850 में, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हुई, पर सिंगल मोटिव से, ब्रिटिशर्स के अपने सेल्फ मोटिव से, सेल्फिश मोटिव से, उन्होंने यहाँ आके कोई यहाँ का बेनिफिट नहीं करा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। रोड्स, मोबिलाइजिंग आर्मी, रीज़न देख लो, एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स टू रेलवे स्टेशन। ठीक है, उनका बेनिफिट था इसमें। रेलवेज, एफिशिएंट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन
रेलवेज का जो था प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड, यानी कि ये भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए करा था जिसका उनको बहुत फ़ायदा मिला और वो फ़ायदा उठाकर चले गए। उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चेक ऑन फेमाइंस, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ 4-5 उन्होंने एडवांटेज जो हुए थे उनकी वजह से ये है। तो यार यहाँ पर हमारा पहले चैप्टर का समाप्त होता है, अंत होता है। मैं होप करूँगा कि आपको ये चैप्टर, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे बचा है, सॉरी भाई आपको मिसलीड कर दिया। अभी चैप्टर का अंत नहीं हुआ है, अभी एक लास्ट चीज़ बची है जो कि मेरे को दिखी नहीं थी। तो जो लास्ट चीज़ है वो है हमारी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर बताया तो मैंने क्योंकि लिखा हुआ है। कॉलोनियल इकोनॉमी, ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट वाज डीप। ये सारी चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर आए हैं। सेमी फ्यूजल इकोनॉमी, ये सब इकोनॉमी के बारे में बताया कि ये इकोनॉमी क्या होती है। ये सिस्टम होता है लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन जैसा होता है कि एक लैंडलॉर्ड होता है एक टेनेंट होता है। इसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, 2 क्लासेस कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स, यानी कि एक मतलब टॉप पे होएगा और एकदम एक लोअर होएगा, ऐसा समझ लो। इसके बाद स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ग्रोइंग एट वेरी लो रेट, बहुत बुरा हाल, मतलब एकदम रगड़ रगड़ के गाड़ी चल रही है, जैसे कहते हैं ना कि बस चल रही है, जो ट्रैफिक में होता है ना वो लाल वाला गूगल मैप पे आता है वैसा ट्रैफिक। लेस देन 2% ग्रोथ इन पर कैपिटा, ओनली 0.5, इतना बुरा हाल था। बैकवर्ड इकोनॉमी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा इनकम, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, डिप्लेटेड इकोनॉमी, नो एरे मेड टू रिप्लेस फिजिकल एसेट्स, डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। ठीक है, ऐसा बुरा हाल था यहाँ पर, सारी डेप्रिशिएशन वाली वैल्यू की, मशीन्स की सारी ऐसी वैल्यू घटती आ रही थी, नई मशीन्स थी नहीं, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई थी। उसके बाद एम्प्यूटेड इकोनॉमी, डिवाइड एंड रूल, इंडिया पाकिस्तान। तो ये सब करा ब्रिटिशर्स ने। और अब फाइनली हमारा ये चैप्टर, पहला चैप्टर का अंत होता है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है और आप इसके नोट्स निकाल कर याद करोगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक यार पढ़ते रहो और यार अपना ध्यान रखो। बाय बाय।